नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद से अब नगर निकाय चुनाव की बारी आ गई है। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान सूची में जो है नाम नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसे देखते हुए अब राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में मतदान सूची के पुनर्निरीक्षण शिविर लगाने के लिए तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर के राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने कहा कि मतदान सूची में नाम छूटने की शिकायत को देखते हुए सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर सभी निकायों और वार्डों में 7 दिन का कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी डीएम राज्य निर्वाचन आयोग को संस्तुति रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके आधार पर नामों को जोड़ा जाएगा या फिर हटाना और सुधार करने की प्रक्रिया करवाई जाएगी। अभी हमने जो शिकायत मिली है कि देहरादून में या अन्य कई शहरों में जहां पर मतदाता सूची में कई लोगों के नाम छूट गए हैं, तो हमने सभी जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है। उसमें उनको निर्देश किया गया है कि वो 7 दिन का कैंप लगाएं, शिविर लगाएं प्रत्येक नगर निकाय में, वार्ड में, और वहां पर इसकी जो है फिर जांच करके 15 दिन के भीतर वो अपनी संस्तुति रिपोर्ट हमें भेजेंगे और हम जो उनके नाम उसमें जोड़ने हैं या डिलीट होने, शुद्ध होने हैं, वो हम कार्रवाई करेंगे। चारधाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए पहले 15 दिन वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बुधवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर इस संबंध में सूचित भी उन्हें कर दिया है, जिसमें 10 मई से लेकर 25 मई तक चारों धामों में दर्शन करने से सभी वीआईपी लोग बचे। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकरण माध्यम से श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। तो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसको लेकर के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी को पत्र लिखकर कहा है कि जब से चारधाम यात्रा शुरू के 15 दिन वीआईपी और वीवीआईपी एंट्री पर रोक रहेगी और 15 दिन के बाद ही जो भी वीआईपीज हैं वो 15 दिन के बाद ही दर्शन के लिए आए, क्योंकि 15 दिन तक उन पर रोक रहेगी। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तो उसमें रिकॉर्ड संख्या में अब तक श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने धामों में आने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। तो बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जब धामों में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से अगर उस समय में वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट अगर ज्यादा रहेगा तो उससे जो आम श्रद्धालु है उनको कठिनाई होती है। तो इस दृष्टि से और चारधाम यात्रा शुरू होने के अब कुछ ही दिन बचे हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण और पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का जायजा लेते हुए समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाते हुए 10 मई को श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी अनिवार्य कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अतिरिक्त मजदूर एवं संसाधन इस्तेमाल करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं, उन्हीं के साथ ही तस्वीरों में डीजीपी भी नजर आ रहे हैं। साथ ही कई अन्य अधिकारी हैं जो यहां पर पहुंचे और तैयारियों का, चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा और स्थलीय निरीक्षण यहां पर किया गया। क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना प्रशासन तैयार है, इन सभी को लेकर के जायजा लिया गया। और साथ ही इस दौरान जो है एक बड़ा आदेश भी दिया गया, कहा कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए और सहूलियत के लिए वीवीआईपीज की एंट्री को 15 दिनों तक बंद रखा जाएगा। और चारधाम यात्रा के दौरान लक्ष्मण झूला क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने एक इंटरसेप्टर और 2 हील पेट्रोलियम यूनिट की तैनाती कर दी है। हरी झंडी दिखाकर पुलिस मुख्यालय से इंटरसेप्टर और हील पेट्रोलियम यूनिट को लक्ष्मण झूला भेजा गया है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि इंटरसेप्टर में आधुनिक कैमरे, स्पीड गन, रडार गन, एल्कोमीटर जैसे यंत्र मौजूद हैं।
रडारगन से ओवर स्पीड आधुनिक कैमरों से यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। उनके ऑनलाइन चालान भी काटे जाएंगे। साथ ही एसएसपी ने बताया कि इंटरसेप्टर वाहन में एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही मौजूद रहेंगे। हिल पेट्रोलियम यूनिट में 2-2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन जो है लगातार अलर्ट है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने में लगा हुआ है, इसके लिए पहल की गई है। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन द्वारा एक पूरा ट्रैफिक मैप बनाया गया है, जिसमें कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। जो लोग श्रद्धालु हैं, जो दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उसको लेकर के कोई परेशानी उन्हें ट्रैफिक व्यवस्था में ना हो। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए प्रशासन की तैयारियां लगातार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के हर जनपद में पार्किंग बनाने को लेकर के धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें अल्मोड़ा में 4 पार्किंग निर्माणाधीन है। पर शहर की एक महत्वपूर्ण पार्किंग का कार्य पूर्ण होने के बाद भी पार्किंग संचालित नहीं हो पाई है, जिससे शहर में पार्किंग होने के बाद भी वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करने पर लोग मजबूर हो रहे हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। जबकि नगरपालिका का कहना है कि पार्किंग में वाहन आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। हालांकि रास्ते को लेकर के पालिका ने न्यायालय में वाद दायर किया गया है और सरकार ने पार्किंग का निर्माण करने के बाद भी पार्किंग सुचारू नहीं हो पा रही है। देखिए, इसमें सीडीएस सानिध्य द्वारा भैरव मंदिर के निकट पार्किंग का निर्माण अभी किया जा रहा है और जिसमें उसके प्रथम तृतीय तलों पर अप्रोच के लिए एक रास्ता LRSA रोड से निकाला जाना प्रस्तावित है, लेकिन उसमें कोई अभी कोर्ट केस माननीय न्यायालय में दाखिल हुआ है, क्योंकि एक दुकान वहां पर हटाया जाना प्रस्तावित था और जैसे ही उसमें कोई निर्णय होगा तो उसमें नियमानुसार आगे कार्रवाई की जा सकेगी। और इन दिनों शहर के अलग अलग जगहों पर कचरे का ढेर देखा जा रहा है। शहर तो शहर, निगम के अंदर भी गाड़ियों के टूटे फूटे कचरे देखे जा रहे हैं। ऐसे में निगम की व्यवस्थाओं की कार्यशैली पर सवाल तो उठता ही है। इस पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि कचरा उठाने के लिए शहर में 2 तरह की व्यवस्थाएं चलती हैं। एक डोर टू डोर जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किया जाता है, तो दूसरी जो सड़क पर कचरा होता है उसे निगम के कर्मी उठाते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी कचरा जमा होता है तो उसके द्वारा उठाव कार्य किया जाता है। कचरे उठाने के लिए 2 तरह की व्यवस्थाएं शहर में चलती है। एक व्यवस्था है जो डोर टू डोर हमारे आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा जो रोड स्वीपिंग या अन्य कचरा रोड पर इकट्ठा होता है, उसके लिए हमारे नगर निगम के कार्मिक ही उसकी सफाई करते हैं और उसको ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से हमारे ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। तो जहाँ भी ऐसी यदि अव्यवस्था दिखती है तो वहां पर संबंधित को तत्काल निर्देशित किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी तेज होने के साथ ही अल्मोड़ा में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शुमार चितई और जागेश्वर मंदिर में पर्यटकों को और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के मंदिर माला मिशन के तहत पीएम नरेंद्र मोदी के जागेश्वर धाम आने के बाद से चितई और जागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। स्थानीय व्यापारी का कहना है कि पर्यटक सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं, जिससे कि उन्हें फायदा हो रहा है। जागेश्वर धाम में पर्यटक सीजन शुरू हो गया है। पिछले साल पीएम मोदी जी के यहाँ आने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यहाँ पर जो मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कार्य किए जा रहे हैं और जो उससे भी पर्यटक यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। इस सीजन में इस बार यहाँ पर बम्पर भीड़ उमड़ने की संभावना बताई जा रही है। तो सर फायदा हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है। 15 दिन दिन तक चलेगा। पहले ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। कहाँ का टूरिस्ट आ रहे हैं? बंगाल, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इंडिया से आ रहे हैं।
आईपीएल के दौरान देश भर में ऑनलाइन सट्टे लगाने का काम जोरों पर है। ऐसा ही एक गैंग देहरादून पुलिस ने दबोचा है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि लंबे समय से देहरादून के पास एक गैंग के सक्रिय होने की खबरें सामने आ रही थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है और इन क्रिमिनल्स को धर दबोचा। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि क्रिमिनल्स के पास से 50 जो है मोबाइल फोन और कुछ लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर देश भर में आईपीएल के मैच चल रहे हैं लगातार, और ऐसे में सट्टे के गैंग जो हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में देहरादून से एक पूरा गैंग दबोचा गया है, जिनके पास से 50 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, कई सारे लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। दरअसल ऑनलाइन सट्टेबाजी ये लोग करते थे, जिनका पूरा गिरोह था। और इस मामले में अब एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है कि इन लोगों को धर दबोच दिया गया है और 50 मोबाइल समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में आप एसएसपी अजय सिंह को देख सकते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं कि आईपीएल के नाम पर सट्टेबाजी करने वाला ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में है और इनके पास से जो है लगभग 50 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और इसी के साथ ही कई अन्य उपकरण जैसे लैपटॉप इत्यादि भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। ये लोग आईपीएल के नाम पे सट्टा लगाने का काम करते थे और उनके गिरोह को धर दबोचते हुए पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और उत्तराखंड में आगामी 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल कर तैयारियों को जांचा है और परखा है। यह ऑपरेशन देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में चलाया गया। राजधानी देहरादून में भूकंप से बचने का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल में 5.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आना दर्शाया गया। आपदा कंट्रोल रूम से सभी तहसील और पुलिस थानों को अलर्ट किया गया। साथ ही कहा गया कि अगर किसी क्षेत्र में भूकंप से संबंधित कोई सूचना है तो तत्काल डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को बताएं। आपदा कंट्रोल रूम पर सुबह 9:45 पर एक कॉल प्राप्त हुई कि भूकंप से जीजीआईसी राजपुर रोड में भवन क्षतिग्रस्त हो गया है और क्षतिग्रस्त भवन में बच्चों के फंसे होने की सूचना है। भूकंप की सूचना पर कंट्रोल रूम में आईआरएस से जुड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। जैसा कि आपको विदित होगा, ये चारधाम यात्रा जो अभी शुरू होने वाली है, इसके परिप्रेक्ष्य में जो है एनडीएमए द्वारा यहाँ पर जो है एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जो कि एक यहाँ पे स्थानीय जीजीआईसी भी जो है चिन्हित किया गया था। तो यहाँ पर एक अर्थक्वेक का सिनेरियो दिया है कि भूकंप आया है, जिस कारण स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और उस दौरान जो है स्कूल के दौरान यहाँ पर कुछ बच्चे क्लास में फंस गए। उनको जो है वहाँ पे से बताया गया कि 5 से 6 बच्चे थे, इंटरवल का टाइम था तो क्लास में बैठे थे, उनको वहाँ हमारे द्वारा जो है रेस्क्यू किया गया। जो टैब भी थे जिनके लिए हमने फिर जो हमारा लोकल अथॉरिटीज है, रेवेन्यू है, लोकल पुलिस है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ, मेडिकल टीम, तो हमारी कॉल के बाद 10 से लेकर 12 नेशनल टीमें यहाँ पहुँच गई थी और फिर उन्होंने अपना रेस्क्यू किया। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस और रेवेन्यू की मदद से और जो हमारी सिविल डिफेंस है उनके सहयोग से हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू उपरांत उसमें टीम जो इंजर्ड थे उनका ट्रीटमेंट किया, उनसे डिसाइड कर दिया और बाकी जो इंजर्ड थे जिनको ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको दूर भी रखा। और उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ पहुंचकर चारधाम यात्रा व्यवस्था और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंची और चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने और पुनर्निर्माण कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो चमोली की ये तस्वीरें हैं जहां पर बद्रीनाथ धाम में खुद राधा रतूड़ी पहुंची, यानी मुख्य सचिव पहुंची, और इस दौरान उन्होंने किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए यात्रा में श्रद्धालुओं को, इसको लेकर के पूरा स्थलीय निरीक्षण किया है, जायजा लिया है और साथ ही साथ अधिकारियों को जल्द से जल्द तैयारियों का काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरों में मुख्य सचिव है
डीजीपी हैं और साथ ही अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्होंने चारधाम यात्रा के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और पिछले दिनों लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग लग रही है। पिछले दिनों से ऐसे वन विभाग इसे रोकने में नाकाम दिख रही है। वहीं 30 अप्रैल को पुराने हौफ अनूप मलिक का कार्यकाल समाप्त हो गया है और अब नए हौफ के पद पर वरिष्ठ अधिकारी धनंजय मोहन काबिज हुए हैं। जंगलों में लग रही आग पर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ निर्णय हमने तुरंत लेने शुरू कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जंगलों की आग को लेकर के एक ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग होगी। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग में ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिसे अब पूरे प्रदेश में लिया जाएगा। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेकाबू हो रही जंगल की आग पर काबू पाने के लिए अब लगातार प्लानिंग हो रही है। ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग यहां पर होगी, धनंजय मोहन ने कहा है। और उनका कहना है कि प्रमुख वन संरक्षक ये है, इन्होंने कहा है कि लगातार हमने तत्काल तौर पर एक्शन लिया। जब हमारे पास सूचना आई कि जंगलों में आग लग रही है, उसे बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब इस पर एक ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग होगी हौफ के द्वारा और नए हौफ की नियुक्ति होगी, प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। इस तरीके की तमाम बातें इनके द्वारा कही गई हैं। देखिए, कुछ डिसीजंस हमने जल्दी एकदम लेने शुरू कर दिए हैं। तो हमारा जो अभी रिपोर्टिंग सिस्टम है, हालांकि हम लोग जल्द से जल्द रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन अब एक ऐप बेस्ड रिपोर्टिंग को भी अभी ऑलरेडी हम करीब पिछले 2 साल से रुद्रप्रयाग डिवीजन में एज अ पायलट चला रहे थे उसको। तो अभी हमने आज ही डिसीजन लिया है कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे पूरे स्टेट में जल्दी से जल्दी, और हमारी कोशिश ये है कि विद इन अ मंथ हम इसको ऑपरेशनलाइज भी कर लें। उस पर हम लग गए हैं ऑलरेडी। उससे क्या होगा कि आपका मैनेजमेंट हर लेवल से, चाहे वो डिवीजन पे हो, चाहे वो स्टेट हेडक्वार्टर पे हो। और गर्मी शुरू होते ही अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के कई गांवों में पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है, जिसके चलते अप्रैल महीने में ही प्राकृतिक जल स्रोतों की धार कम हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीण कई किलोमीटर दूर से पानी सिर पर रखकर लाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सल्ट की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पानी की किल्लत अब बढ़ने लगी है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, क्षेत्र में पानी की दिक्कतें साफ नजर आ रही हैं। प्राकृतिक स्रोत भी धीरे धीरे सूख रहे हैं और ऐसे में लोगों को पीने के पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, दूर दूर जाना पड़ रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत जो कनेक्शन लगाए गए हैं, उनमें भी पानी की मात्रा अब काफी कम होने लगी है। दरअसल पेयजल की ये संकट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। गर्मी शुरू होने के साथ ही सल्ट के क्षेत्र में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना पेयजल के लिए करना पड़ रहा है। हर घर जल का कॉन्सेप्ट सरकार लेके आई है, लेकिन मुझे लगता है और जनता को भी अब महसूस हो रहा है कि ये हर घर नल पहुंचाने का संकल्प था सरकार का, जल पहुंचाने का नहीं था। और आज जो आप डोटियाल गांव की बात कर रहे हैं, वो लंबे समय से वहां पर पानी की समस्या जूझ रहे लोग, क्योंकि मैनला बरकिंडा पेयजल जो योजना बनाई थी वो एक सीमित गांव के लिए बनाई थी और उसका राजनीतिकरण करते करते उसमें कई गांव बढ़ा दिए गए हैं। आज वो पूरे क्षेत्र जो है पानी से वंचित हो गया है। वही हाल ससीखाल कोटेश्वर का है कि यहाँ पर जो पानी सप्लाई की दिक्कत है वो आज भी नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरीके से। क्या हमारा जंगल का पानी का है, जो हमारे यहाँ जो झमार से इधर को आता है पानी, और एक यहाँ बरकिंडा की योजना है, और एक यहाँ ये हैंडपंप लगा रखा है, इसमें मोटर लगा रखी है, और कोई पानी नहीं मिल रहा है हमारे को बहुत दिक्कत हो रही है। और भाई बहनों, हमारे निवेदन है कि मोटर मत लगाओ और हमारे को पीना दो पानी थोड़ा बहुत, जब तक हम जी रहे हैं। और हमारे गाय भैंसों के लिए कुछ पानी नहीं है और हम कहाँ जाऊं पानी के लिए। हम घर में पानी है, हम दुचार रहनी तो 6 महीने का हम पानी नहीं आम 3 जगह में भाई एक पानी नहीं मिल 3 बजे रात को उनको छोड़ बा और तब हमको पानी मिलो। एक तरबा सुबह का डर लाग में हमको एक तरबा नल फास तब हमको पानी मिलो।
यहाँ हमारी गाय की भी दिक्कत हो रही है। गाय भैंसों दिक्कत हली नहीं हल, हमको पहले पीहूर सही, पहले तो इंसान है चाहे गौर भैंस पदही। और उत्तराखंड के जंगलों में लगातार लग रही आग ने वन विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है, जिसे लेकर के गुरुवार को गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार इंदिरानगर स्थित लीसा डिपो का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लीसा डिपो की सुरक्षा को लेकर के अधीनस्थ अधिकारियों से फीडबैक लिया। मौके पर उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। गढ़वाल प्रमुख नरेश कुमार ने बताया कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार लग रही आग की वजह से लीसा डिपो की सुरक्षा को लेकर के वन विभाग चिंतित है, क्योंकि लीसा डिपो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होता है। प्रमुखता यही रहती है कि समय से लीसा महंगे दामों पर बिक जाए, जिससे डिपो में स्पेस बना रहे। फिलहाल कर्मचारियों को दोपहर और शाम के समय में लीसा डिपो में पानी का छिड़काव करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस काम के लिए अतिरिक्त फायर वाचक रखने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि पूरे उत्तराखंड में अभी तक 300 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 350 हेक्टेयर जंगल के जलने का नुकसान भी हो चुका है। तो ऋषिकेश की ये तस्वीरें हैं, ऋषिकेश के लीसा डिपो की ये तस्वीरें, जहां पर एक तरफ जंगलों में लगातार आग बढ़ रही है, तो लीसा डिपो के संवेदनशील होने की वजह से यहां पर काफी सतर्कता बरती जा रही है। लीसा डिपो के ऊपर पानी छिड़का जा रहा है ताकि आग की चपेट में ये ना आ सके, क्योंकि ये संवेदनशील एरिया होता है। यदि इसमें आग पकड़ गई तो ये पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। हालांकि गढ़वाल प्रमुख का कहना है कि हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि समय रहते महंगे दामों में यानी अच्छे दामों में इसको बेच दिया जाए, लेकिन जो स्टॉक बचा हुआ है वो कहीं ना कहीं खतरे का सबब जरूर बन सकता है अगर इसको आग पकड़ लेती है। तो फिलहाल इसकी सावधानी के लिए इसमें पानी का छिड़काव किया जा रहा है और तमाम सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सुनिश्चित की जा रही हैं। लगभग 300 से ज्यादा घटनाएं हो गई है और 350 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया प्रभावित हुआ है। बचा है कितना आपकी रेस्क्यू टीम में? अब देखो कि 71% जो है हमारे पास जंगल का क्षेत्र है स्टेट में, तो इसके अलावा तो बचाने का ही प्रयास है। जितना बचा है वो प्रयास से ही बचा है। लंबा समय है। लंबा समय है, अभी 2 महीने और बचे हमारे पास फायर सीजन के, तो हमें इसमें मुस्तैदी से काम करना है और पूरे गांव के साथ मिलके हम लोगों ने ये भी कहा कि जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, टीम लगी है, जैसे भी गांव में जाएं तो जहां पे भी समय मिले गांव वालों के साथ संवाद करें, बैठें और इस बारे में उनका सहयोग प्राप्त करें। और जनपद उधम सिंह नगर में रातों रात खनन का बड़ा खेला खेला जा रहा है। खेतों में मिट्टी उठाकर भरान करने में जुटे हुए हैं। चोरी छिपे खनन के काले खेल में कहीं राजस्व को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इस खनन के खेल से जनता परेशान है। खनन के नाम पर जहां उधम सिंह नगर में कई खंड माफिया को प्रशासनिक अधिकारियों में सलाखों के पीछे भेज दिया गया, तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में खनन माफिया के आगे प्रशासन नतमस्तक होता दिखाई जा रहा है। जसपुर के ग्राम पतरामपुर निवासी ग्रामीणों ने एक लिखित शिकायत पत्र जसपुर एसडीएम को देते हुए जांच कराने की मांग की है। तो जसपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मिट्टी का अवैध खनन होने से ग्रामीण काफी परेशान हैं और इसको लेकर के उन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है कि लगातार जो अवैध खनन हो रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, कौन ये कर रहा है और क्यों इस तरीके से मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ये जो माफिया है वो बेखौफ होकर के लगातार खनन का काम कर रहे हैं, अवैध खनन का काम, और इसके खिलाफ ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, जिसको लेकर के वो एसडीएम के दफ्तर पहुंचे और उन्हें इसके खिलाफ ज्ञापन सौंप करके इन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। नंबर 290 और 292 में अवैध रूप से भरान और फलदार वृक्ष हैं जो वहां से काटे गए हैं। वहाँ कुछ सरकारी भूमि भी है जिस पे कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसमें भी भरान करा जा रहा है अवैध रूप से। आज ग्रामवासियों द्वारा एसडीएम महोदय को अवगत कराया गया है। आगे की कार्रवाई जो भी प्रशासन करेगा। काफी जगह चल रहा है खनन। एक अमृतपुर है पास में, उसमें एक तालाब है, उसमें भरान चल रहा है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जो तालाब बंद हुए हैं उन्हें खुलवाएंगे, एक तरफ सरकार तालाब खुद बंद करवा रही है।
और ऋषिकेश में परिवहन विभाग ने हाईवे पर वाहनों में ओवरलोडिंग और ओवर रेटिंग के साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पहले दिन विभाग ने 75 वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। एआरटीओ मोहित कोठारी ने बताया कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में शहर की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होगा तो सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा यात्रियों से ओवर रेटिंग किए जाने से शहर की छवि दूसरे राज्यों में धूमिल होती है। इन बातों को देखते हुए सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाना शुरू किया। चेकिंग के लिए परिवहन कर अधिकारी अनिल कुमार ने खुद मोर्चा संभाला है और इसके अलावा बाइक स्क्वाड की टीम अलग अलग स्थानों पर चेकिंग कर रही है। हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।